नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद चर्चित कहानी के साथ। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा कोढ़ है समाज के लिए जिसमें लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर देने की क्षमता है। और यहाँ तक कि लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में दूसरे देशों में जाकर काम की तलाश करते हैं। और फिर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि उनकी यही अच्छी जिंदगी की कोशिश तलाश उनके लिए दुश्मन बन जाती है और उनके जान पर आ पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला केरल की बेहद गरीब परिवार की एक लड़की निमिषा के साथ हुआ है, जो बेहतर जिंदगी के लिए 2008 में यमन गई थी और आज उसे उसी यमन ने फांसी की सजा सुना दी गई और 16 जुलाई को उसी यमन में उसे फांसी दी जाएगी। दोस्तों, पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाऊं तो निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक लड़की है जो बेहद गरीब घर की है। निमिषा की पढ़ाई लिखाई भी उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी, लेकिन निमिषा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से उसकी मां उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। खैर मित्रों, स्थानीय चर्च ने पढ़ाई के लिए आगे आने का फैसला किया और उन्होंने निमिषा की पढ़ाई की व्यवस्था की। तो निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी निमिषा को केरल में कोई नौकरी नहीं मिली। इसी बीच निमिषा और उसकी मां को पता चला कि यमन में नर्सों के लिए अच्छे अवसर हैं और वहां आसानी से नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, न चाहते हुए भी निमिषा की मां ने बेटी को यमन भेजने का फैसला ले लिया और फिर 19 साल की निमिषा 2008 में अपने अच्छे भविष्य की तलाश में यमन चली गई, यमन पहुंच गई। मित्रों, यमन पहुंचते ही राजधानी सना के सरकारी अस्पताल में निमिषा को नौकरी मिल गई। उस समय यमन में बहुत शांति थी, जैसी स्थिति आज है या इससे पहले जो गृह युद्ध की स्थिति थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी उस समय यमन में। तो सब कुछ अच्छा हो गया, सब लोग बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। और फिर 3 साल बाद निमिषा शादी के लिए वापस कोच्चि आई और एक ऑटो चालक टॉमी थॉमस से निमिषा की शादी हो गई। शादी के बाद निमिषा पति के साथ यमन चली गई, क्योंकि वो वहीं रहती थी, वहीं उसकी जाप थी और उन दोनों को लगा कि उसका पति भी वहीं यमन में कोई नौकरी कर लेगा, दोनों लोग अच्छे से रहेंगे। और हुआ भी वही मित्रों। टॉमी थॉमस को भी वहां एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो भी वहीं काम करने लगा। फिर दोस्तों, साल 2012 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने के बाद स्वाभाविक है घर में खुशियां बढ़ गईं, बहुत सारी खुशियां आ गईं घर में। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों माँ बाप नौकरी कर रहे थे, तो अब बेटी को कैसे पाला जाए, दूसरे देश में किसके भरोसे छोड़ दिया जाए, बेटी की देखभाल कौन करे, बड़ा मुश्किल हो रहा था। मित्रों, टॉमी थॉमस की सैलरी भी बहुत कम थी, बहुत छोटी सी नौकरी थी, तो कुछ आर्थिक दिक्कतें भी थीं, बच्ची हो गई थी, खर्चे बढ़े थे। तो अब टॉमी थॉमस और निमिषा ने एक फैसला लिया और उसके बाद टॉमी थॉमस 2014 में
बेटी की परवरिश के लिए वापस केरल आ गया बेटी को लेकर। थॉमस जैसे ही वापस आया मित्रों, यमन में हूतियों का कब्जा हो गया, गृह युद्ध भड़क गया और भारतीयों को यमन के लिए नए वीजा देना बंद कर दिया गया। पूरे सना पर हूतियों का कब्जा हो गया। गृह युद्ध की वजह से तमाम समस्याएं हो गई मित्रों। इनकम का भी टोटा हो गया, खर्चे बढ़ ही गए थे। तो मित्रों, निमिषा भी इस माहौल में अपनी इनकम बढ़ाना चाहती थी। तभी मित्रों, निमिषा के एक दोस्त ने, जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था, उसने निमिषा को सलाह दी कि क्यों ना हम और आप 50-50% में मिलकर यहीं सना में एक हॉस्पिटल खोलें, क्योंकि यमन में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब है मित्रों। कुछ रईस लोग हैं जो बाहर जाकर अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन बाकी जो गरीब लोग हैं वो बस ऐसे ही किसी तरीके झोला छाप डॉक्टरों से इधर उधर से अपना इलाज करवाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। तो बहुत सारे चांसेस भी थे कि वहां अगर कोई हॉस्पिटल खोला जाए तो बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, उस दोस्त की ये सलाह निमिषा को भी पसंद आई। निमिषा को भी लगा कि इससे अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। लेकिन मित्रों, इसमें एक समस्या थी। यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी व्यक्ति को यमन में अपना बिजनेस खोलना है, डेवलप करना है, तो उसे किसी स्थानीय व्यक्ति से या महिला से, अगर पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष से, किसी स्थानीय से शादी करना आवश्यक था। ये बात निमिषा के उस दोस्त ने, जो इसके साथ हॉस्पिटल खोलना चाहता था, उसने निमिषा को बताई। इसके बाद मित्रों, निमिषा ने यह बात अपने पति से शेयर की। उसको बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है और वो दोस्त मेरा कह रहा है कि सिर्फ कागज में ही ये काम हो जाए कि कोई आपका कागजी पति बन जाए कानूनी तौर पर, तो काम चल जाएगा। शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करे, आप अपना काम करें। जो भाई उसका हिस्सा बनता हो, जो वो मंथली लेना चाहता हो, उसे दे दिया जाए। ये बात टॉमी थॉमस को भी समझ में आई। तो जब टॉमी थॉमस वहां रहता था, तो वहीं पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसके साथ उठना बैठना आना जाना बहुत ज्यादा था टॉमी थॉमस का। या यूं कहें कि वो वहां यमन में टॉमी थॉमस का बहुत ही अच्छा करीबी मित्र था, जो कपड़े का व्यवसाय करता था, कपड़े की दुकान चलाता था और उसका नाम था मेहदी। अब ये मेहदी से टॉमी थॉमस की दोस्ती थी। उसने सबसे पहले इसी मेहदी को फोन किया और इसे पूरी बात बताई कि अगर तुम इतनी मदद कर दो मेरी कि सिर्फ कागज में तुम मेरी वाइफ के पति बन जाओ, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खैर, मेहदी ने एक शर्त रखी कि मुझे भी अगर हॉस्पिटल की इनकम में अगर कोई हिस्सा आप लोग दे दें, तय कर दें, तो मैं आपकी ये मदद कर दूंगा। अब ये लोग तैयार हो गए और मेहदी कागजी तौर पर निमिषा का पति हो गया। इधर हॉस्पिटल खोलने से पहले जनवरी 2015 में निमिषा अपनी बेटी की बपतिस्म के लिए भारत आई और इस बार मेहदी भी उसके साथ भारत आया और दोनों 1 महीने तक केरल में रुके। इस बीच मित्रों, मेहदी ने निमिषा के घर से उसकी शादी की तस्वीरें चुरा ली, क्योंकि उसकी नजर पहले से ही निमिषा के पैसे पर थी। वो बाद में इन तस्वीरों को बदलकर सिद्ध करना चाहता था कि निमिषा ही उसकी पत्नी है। क्योंकि यहां से जाकर
हॉस्पिटल खोलना था। निमिषा के पास पैसे नहीं थे, पैसों की बड़ी सख्त आवश्यकता थी। तो निमिषा और उसके पति ने अपने अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर करीब 50 लाख रुपए जुटाए, 50 लाख रुपए की व्यवस्था की। इसके बाद किसी भी साजिश से बेखबर निमिषा, उसे क्या पता था कि ये मेहदी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो 50 लाख रुपया लेकर दोबारा यमन पहुंची और हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी। मित्रों, निमिषा के हॉस्पिटल में 14 बेड थे और इसका नाम रखा गया था अल अमान मेडिकल क्लिनिक। इस दौरान मित्रों, निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गृह युद्ध तेज होने की वजह से भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर रोक लगा दी थी। मित्रों, उस साल भारत ने गृह युद्ध की वजह से यमन से 4600 भारतीयों को निकाला था, लेकिन निमिषा अपने हॉस्पिटल, अपनी क्लिनिक की वजह से नहीं आई। वो अपने हॉस्पिटल को छोड़कर भारत नहीं आना चाहती थी। उसे क्या पता था मित्रों कि यमन में रहना एक दिन उसके लिए काल बन जाएगा। अब मित्रों, निमिषा का क्लिनिक अच्छा चलने लगा और जैसे ही इस हॉस्पिटल की इनकम बढ़ी तो मेहदी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबको ये बात बताई कि ये हॉस्पिटल उसका है, क्लिनिक उसकी है। उसने कागजों में कुछ फेरबदल भी करवा लिया और सबको बताने लगा कि निमिषा उसकी पत्नी है। क्लिनिक की कमाई भी हड़प करने लगा, निमिषा को टार्चर करने लगा और तरह तरह से उसने निमिषा का शोषण शुरू कर दिया और यहां तक कि उसने निमिषा का पासपोर्ट भी छीन कर अपने पास रख लिया। मित्रों, मेहदी ड्रग्स भी लेता था। कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकाया और मजबूर भी किया। सारे गहने भी निमिषा के छीन लिए। इस तरह मेहदी ने कई सालों तक निमिषा को जबरदस्त प्रताड़ित किया। अब मित्रों, कई सालों की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने सना की पुलिस में इस मेहदी की शिकायत दर्ज करवा दी। मित्रों, जैसे ही शिकायत दर्ज करवाई तो मेहदी को जेल हो गई। सब कुछ ठीक चलने लगा। कुछ दिनों बाद मित्रों, जब मेहदी जमानत में जेल से बाहर आया तो उसने ये तय कर रखा था कि मैं बाहर निकलूंगा तो निमिषा से बदला जरूर लूंगा। खैर, जेल से छूटने के बाद मेहदी के अत्याचार और कई गुना बढ़ गए। अब निमिषा किसी तरह मेहदी से छुटकारा पाना चाहती थी और किसी भी तरह अपना पासपोर्ट हासिल करके भारत वापस आना चाहती थी। इसी बीच मित्रों, जुलाई 2017 में ये जो दोस्त था निमिषा का, जिसके साथ निमिषा ने पार्टनरशिप में वो हॉस्पिटल डाला था, उसने निमिषा की ये पूरी स्थिति देखकर निमिषा को एक सलाह दी और वो सलाह निमिषा को भी पसंद आई। क्योंकि जेल से छूटने के बाद मेहदी की तबीयत थोड़ा सा खराब थी, उसका इलाज चल रहा था। तो इस दोस्त ने निमिषा को समझाया कि तुम भी नर्स हो, उसके दवा चल रही है, तुम थोड़ा सा उससे प्यार मोहब्बत बढ़ाओ और दवा देने के नाम पर तुम मेहदी को नींद का इंजेक्शन दे दो, बेहोशी की दवा दे दो और जब वो बेहोश हो जाए तो पूरे घर में अपना पासपोर्ट ढूंढकर ले लो और यहां से भारत चली जाओ। ये बात निमिषा को भी पसंद आई। अब धीरे धीरे इन दोनों लोगों ने मेहदी से मेलजोल बढ़ाया। मेहदी को भी धीरे धीरे इन पर विश्वास हुआ और फिर एक दिन इसी प्लान पर काम करते हुए निमिषा ने मेहदी को
बेहोशी की दवा दी। लेकिन मित्रों, मेहदी नशेड़ी व्यक्ति था, ड्रग्स लेता था, बहुत नशा करता था, और उस दिन निमिषा ने बेहोशी की दवा का हल्का डोज दिया था मेहदी को, तो उसे कोई असर ही नहीं हुआ। उस दिन निमिषा का प्लान फेल हो गया। अब निमिषा ने सोचा कि आखिर क्या किया जाए, तो उस दोस्त ने निमिषा से कहा कि थोड़ा डोज दवा का बढ़ा कर देखो। दूसरे दिन निमिषा ने यही किया। फिर से मेहदी को बेहोशी की दवा दी, लेकिन इस बार उसने बेहोशी की दवा का डोज बढ़ा दिया। और मित्रों, ये डोज मेहदी के लिए काल बन गया। निमिषा भी नहीं समझ पाई। ये दवा देते ही मिनटों में मेहदी की मौत हो गई। अब मित्रों, जब मेहदी की मौत हो गई तो निमिषा भी घबराई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। वो हड़बड़ाहट में पासपोर्ट भी नहीं निकाल पाई, और उसे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर अब मैं इस लाश का क्या करूं, कहां ले जाऊं, वरना मैं फंस जाऊंगी, कैसे भागूं, कैसे निकलूं, क्या करूं। मित्रों, निमिषा बहुत घबरा गई थी। खैर, उसने फिर हिम्मत बांधी और पूरी हिम्मत के साथ मेहदी के शव के कई टुकड़े करके उसने वाटर टैंक में डाल दिए और वहां से फरार हो गई। इधर मेहदी की मौत के लिए निमिषा को जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, और फिर आखिर 1 महीने बाद निमिषा को सऊदी अरब की सीमा के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मित्रों, स्थानीय अदालत में मुकदमा चलता रहा, और फिर साल 2020 में सना की एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। खैर, निमिषा के परिवार वालों ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2023 में इनकी याचिका खारिज कर दी गई। और फिर जनवरी 2024 में हुती विद्रोहियों के शीर्ष राजनीतिक परिषद ने निमिषा की फांसी को मंजूरी दे दी। इसके बाद मित्रों, निमिषा की मां किसी तरह यमन पहुंची और किसी स्थानीय मध्यस्थ के जरिए मेहदी के परिवार से बातचीत शुरू की, क्योंकि अब निमिषा को बचाने का यही एकमात्र रास्ता बचा था मित्रों, जिसे शरिया कानून में ब्लड मनी कहा जाता है। ब्लड मनी का मतलब यह है मित्रों कि यदि पीड़ित परिवार दंड के रूप में कुछ पैसे लेकर जिसने अपराध किया है उसे माफ करना चाहे, तो शरिया उसे इस बात की इजाजत देता है और उसकी फांसी टल जाती है अगर पीड़ित परिवार पैसे लेकर उसे माफ कर दे। तो निमिषा की मां ने, कई एनजीओज ने, कई संगठनों ने निमिषा के लिए यही कोशिश शुरू की। निमिषा के वकील का कहना है कि मध्यस्थता वार्ता के तहत 2 बार 19 लाख रुपयों की मांग की गई थी, जो भारतीय दूतावास के जरिए मेहदी पक्ष के वकील को 2 बार यानी कुल मिलाकर 38 लाख रुपए मेहदी के वकील को भेज दिए गए। लेकिन बावजूद इसके निमिषा की फांसी नहीं टाली जा सकी मित्रों। इधर निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम से एक समूह बनाया गया, जिसकी मदद से मित्रों ब्लड मनी के लिए पैसे इकट्ठा किए गए। निमिषा के वकील ने बताया कि मेहदी के परिवार को $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है मेहदी के परिवार से। अब निमिषा की फांसी को मात्र 2 दिन शेष है मित्रों। कोशिशें जारी हैं। अभी भी निमिषा के पति और बेटी को किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद है मित्रों। निमिषा की 13 साल की बेटी
हर मंगलवार को अपनी माँ से बात करती थी, और जब भी वो माँ से बात करती थी तो उससे सिर्फ एक ही बात पूछती थी कि माँ वापस कब आओगी। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय सब अपनी तरफ से कोशिश में लगे हैं मित्रों कि किसी तरह निमिषा की जान बचाई जा सके। कई देश मिलकर अगर यमन पर दबाव डालें तो यह संभव भी हो सकता है मित्रों। और ईरान जैसे देश जो हूती के आका माने जाते हैं, हूती पर जिनका पूरा कंट्रोल है, अगर प्रधानमंत्री जी सीधे या विदेश मंत्री जी या कोई और जिम्मेदार व्यक्ति ईरान से बात करे और ईरान इस पूरे मामले पर आज भी हस्तक्षेप कर दे तो निमिषा की जान शायद बच सकती है मित्रों। पूरा देश निमिषा के लिए दुआएं कर रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए और निमिषा की जान बच जाए। तो मित्रों, यह थी केरल की उस नर्स की सच्ची कहानी जिसे यमन में फांसी की सजा दी गई है और सजा की डेट 16 जुलाई मुकर्रर की गई है। मित्रों, हम बहुत सुंदर जिंदगी की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में इधर उधर चले तो जाते हैं, लेकिन मित्रों फिर वहां का माहौल, वहां की नियम शर्तें, वो सब कर पाना कभी कभी हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। और उसका रिजल्ट ये आता है कि दूसरे देश में हमारी कोई सुनने वाला तो होता नहीं, और फिर लास्ट में हमें ही हर तरीके से शोषित होना पड़ता है और हमें ही सजा मिलती है। तो मित्रों, ये थी निमिषा प्रिया की पूरी कहानी। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।